आज की कहानी है नया क्षितिज। वसु। पीछे से आवाज आई। वसुधा के पांव ठिठक गए। कौन हो सकता है मुझे इस नाम से पुकारने वाला, वह सोचने लगी। वसु। फिर आवाज आई। क्या तुम मेरी आवाज नहीं पहचान रही हो? मैं ही तो तुम्हें वसु कहता था। पुकारने वाला निकट आता सा प्रतीत हो रहा था। अब वसु ने पलटकर देखा। शाम के धुंधलके में वह पहचान नहीं पा रही थी। कौन हो सकता है, वह सोचने लगी। वैसे भी उसकी नज़र में अब वह तेज़ी नहीं रह गई थी। 55 वर्ष की उम्र हो चली थी। बालों में चांदी के तार झिलमिलाने लगे थे। शरीर की गठन यौवनावस्था जैसी तो नहीं रह गई थी, लेकिन ज़्यादा कुछ अंतर भी नहीं आया था। बस हल्की सी ढलान आई थी जो बताती थी कि उम्र बढ़ चली है। लंबा छरहरा बदन तकरीबन अभी भी उसी प्रकार का था। बस चेहरे पर हल्की हल्की धारियां आ गई थीं जो निकट आते वार्धक्य की परिचायक थीं। कमर तक लटकती चोटी का स्थान ग्रीवा पर लटकने वाले ढीले जूड़े ने ले लिया था। अभी भी वह बिना बाहों का ब्लाउज व तांत की साड़ी पहनती थी, जो कि उसके व्यक्तित्व का परिचायक था। कुल मिलाकर देखा जाए तो समय का उस पर वह प्रभाव नहीं पड़ा था जो अक्सर इस उम्र की महिलाओं में पाया जाता है। वसु पुकारने वाला निकट आता सा प्रतीत हो रहा था। कौन हो सकता है, इस नाम से तो उसे केवल दो ही व्यक्तियों ने पुकारा था। पहला नागेश, जिसने जीवन की राह में हाथ पकड़कर चलने का वादा किया था लेकिन आधी राह में ही छोड़कर चला गया। और दूसरे उसके पति मृगेंद्र, जिन्हें विवाह के 15 वर्षों बाद ही नियति छीनकर ले गई थी। दोनों ही अतीत बन चुके थे, तो यह फिर कौन हो सकता था? क्या ये नागेश है जो आवाज़ दे रहा है? क्या आज 35 वर्षों बाद भी उसने उसे पीछे से पहचान लिया था? आवाज़ देने वाला एकदम ही निकट आ गया था और अब वह पहचान में भी आ रहा था। नागेश ही था, कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं था पहले में और बाद में भी। शरीर उसी प्रकार सुगठित था। मुख पर पहले जैसी मुस्कान थी। बाल अवश्य ही थोड़े सफ़ेद हो चले थे। मूछें पहले पतली हुआ करती थी, अब घनी हो गई थी और उनमें सफ़ेदी भी आ गई थी। तुम यहाँ इतने वर्षों बाद, और वह भी इस शाम को अचानक ही कैसे आ गए? वसुधा ने कहना चाहा, किंतु वाणी अवरुद्ध हो चली थी। वह क्यों रुक गई? कौन था वो उसे वसु कहकर पुकारने वाला? यह अधिकार तो उसने वर्षों पहले ही खो दिया था, बिना कुछ भी कहे, बिना कुछ भी बताए, जो उसके जीवन से विलुप्त हो गया था। आज अचानक इतने वर्षों बाद इस शाम के धुंधलके में उसने पीछे से देखकर पहचान लिया और अपना वही अधिकार लादने की कोशिश कर रहा था। फिर इस नाम से पुकारने वाला जब तक रहा, पूरी निष्ठा से रिश्ते निभाता रहा। आवाज़ देने वाला अब और निकट आ गया था। वसुधा ने अपने कदम तेज़ी से आगे बढ़ाए। अब वह रुकना नहीं चाहती थी। तीव्र गति से चलती हुई वह अपने घर के गेट पर आ गई थी। कदमों की आहट भी और करीब आ गई थी। उसने जल्दी से गेट खोला। उसकी सांसें धौकन्नी की तरह चल रही थीं। वह सीधे ड्राइंग रूम में जाकर धड़ाम से सोफे पर गिर पड़ी। दिल की धड़कनें तेज तेज चल रही थीं। किसी प्रकार उसने उन पर नियंत्रण किया। प्यास से गला सूख रहा था। फ्रिज खोलकर ठंडी बोतल निकाली। गट-गट कर उसने पानी पी लिया। तभी डोरबेल बज उठी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। कहीं वही तो नहीं है? उसने सोचते हुए धड़कते हृदय से द्वार खोला। उसका अनुमान सही था। सामने नागेश ही खड़ा था। क्या करूं, क्या ना करूं? इतनी तेज़ी से इसलिए भागी थी कि कहीं फिर उसका सामना ना हो जाए, लेकिन वह तो पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। अब कोई उपाय नहीं था सिवा इसके कि उसे अंदर आने को कहा जाए। आइए कहकर पीछे खिसककर उसने अंदर आने का रास्ता दे दिया। अंदर आकर नागेश सोफे पर बैठ गया। वसुधा चुपचाप खड़ी रही। नागेश ने ही चुप्पी तोड़ी। बैठोगी नहीं वसु? वसु शब्द सुनकर उसके कान धधक गए। यह तुम मुझे वसु वसु क्यों कह रहे हो? मैं हूँ मिसेस वसुधा रैना। कहो यहाँ क्यों आए हो? वसुधा बिफर उठी। सुनो वसु, सुनो, नाराज ना हो, मुझे भी तो बोलने दो, नागेश ने शांत स्वर में कहा। पहले तुम यह बताओ यहाँ क्यों आए हो? मेरा पता तुमको कैसे मिला? वसुधा क्रोध से फुफकार उठी। किसी से नहीं मिला।
यह तो इत्तेफाक है कि मैंने तुम्हें पार्क में देखा। अभी 4 दिनों पहले ही तो मैं यहाँ आया हूँ और पास में ही फ्लैट लेकर रह रहा हूँ। अकेला हूँ। शाम को टहलने निकला तो तुम्हें देख लिया। पहले तो पहचान नहीं पाया, फिर यकीन हो गया कि ये मेरी वसु ही है। नागेश ने विनम्रता से कहा। मेरी वसु हूँ? यह तुमने मेरी वसु की क्या रट लगा रखी है? मैं केवल अपने पति मृगेंद्र की ही वसु हूँ। समझे तुम? और अब तुम यहाँ से जाओ। मेरी संध्याकालीन क्रिया का समय हो गया है और उसमें मैं किसी प्रकार का विघ्न बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वसुधा ने विरक्त होते हुए कहा। ठीक है, मैं आज जाता हूँ, पर एक दिन अवश्य आऊँगा तुमसे अपने मन की बात कहने और तुम्हारे मन में बसी नफरत को खत्म करने। कहता हुआ नागेश चला गया। वसुधा अपनी तैयारी में लग गई, किंतु ध्यान भटक रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर आज यह भटकन क्यों? क्यों मन अतीत की ओर भाग रहा है? अतीत जहाँ केवल वह थी और था नागेश। अतीत वर्तमान बनकर उसके सामने रह रहकर अटखेलियाँ कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म को रिवाइंड करके देखा जा रहा है। उसके हृदय में मंथन हो रहा था। उसके वर्तमान को मुंह चिढ़ाते अतीत से पीछा छुड़ाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अतीत ने उसे सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए थे। उसे याद आ रहा था जब वह पहली बार नागेश से मिली थी। दिसंबर का महीना था। वह अपनी मित्र रिया के घर गई थी। वहाँ उसकी दो और भी सहेलियाँ आई थीं, शीबा और रेशु। रिया उन सब को लेकर ड्राइंग रूम में आ गई, जहाँ पहले से ही उसके भाई के दो और मित्र बैठे थे। दोनों ही आर्मी ऑफिसर थे। रिया के भाई डॉक्टर थे, डॉक्टर रोहित। उन्होंने सबसे मिलवाया, फिर सब ने एक साथ चाय पी। वहीं उसने नागेश को देखा। रिया ने ही बताया, ये नागेश भाई साहब हैं, कैप्टन हैं, और यह उनके मित्र कैप्टन विनोद हैं। उन सब ने हाय हेलो की, औपचारिकताएं निभाईं और वहाँ से विदा हो गए। वसुधा पहली बार में ही नागेश की ओर आकर्षित हो गई थी। नागेश का गोरा चेहरा, पतली पतली मूछें, होठों पर मंद मुस्कान, आंखों में किसी को भी जीत लेने की चमक, टी शर्ट की आस्तीनों से झांकती बगुलों के पंख सी सफ़ेद पुष्ट बाहों को देखकर वसुधा गिर गिर पड़ रही थी। घर आकर वह कुछ अनमनी सी हो गई थी। सब ने इस बात को गौर किया पर कुछ समझ ना सके। दिन गुजरते रहे और कुछ ऐसा संयोग बना कि कहीं ना कहीं नागेश उसे मिल ही जाता था। फिर यह मिलना दोस्ती में बदल गया। यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। घंटों दोनों दरिया किनारे घूमने चले जाते थे, बातें करते थे जो कि खत्म होने को ही नहीं आती थी। दोनों भविष्य के सुंदर सपने संजोते थे। दोनों के ही परिवार इस प्यार के विषय में जान गए थे और उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने अपना मंतव्य बताया तो दोनों परिवार ने इस संबंध को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और एक छोटे से समारोह में उनकी सगाई हो गई। अब तो वसुधा के पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। इधर नागेश भी बार बार ही उसके घर आने लगा था। सबने उसे घर का ही सदस्य मान लिया था। विवाह की तिथि निश्चित हो गई थी। केवल 10 दिन ही शेष थे कि अकस्मात नागेश को किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में झांसी जाना पड़ गया। 1-2 माह की ट्रेनिंग के बाद विवाह की तिथि आगे टल गई। दोबारा तिथि निश्चित हुई तो नागेश के ताऊ का निधन हो गया। 1 वर्ष तक शोक मनाने के कारण विवाह की तिथि फिर आगे बढ़ा दी गई। इस प्रकार किसी न किसी अड़चन से विवाह टलता गया और 2 वर्ष का अंतराल बीत गया। वसुधा की बेसब्री बढ़ती जा रही थी। यूनिवर्सिटी में उसकी सहेलियां पूछती, क्या हुआ वसुधा, कब शादी करोगी? यार इतनी भी देरी ठीक नहीं है। कोई और ले उड़ा तेरे प्यार को तो हाथ मलती रह जाएगी। नहीं, वह मेरा है, मुझे धोखा नहीं दे सकता। और जब मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे मिलेगा ही। वसुधा स्वयं को आश्वस्त करती। नागेश 15 दिनों की छुट्टी लेकर घर जा रहा था। उसने आश्वासन दिया था कि इस बार विवाह की तिथि निश्चित करके ही रहेगा। वसुधा उससे आखिरी बार मिली। उसे नहीं पता था यह मिलना वास्तव में आखिरी है। अचानक उसे आभास हुआ कि शायद अब वह नागेश को कभी नहीं देख पाएगी। दिल धक से हो गया, लेकिन फिर आशा दिलासा देने लगी, नहीं, वह तेरा है, तुझे अवश्य मिलेगा। एक और संशय रूपी नाग फन काढ़े हुआ था और दूसरी ओर आशा वसुधा को आश्वस्त कर रही थी। इन दोनों के बीच में डूबते उतारते 1 सप्ताह बीत गया कि अकस्मात वज्रपात हुआ।
उसके पापा के पास नागेश के पिता का पत्र आया जिसमें उन्होंने विवाह करने की असमर्थता बताई थी बिना किसी कारण के। वह हतप्रभ थी। यह क्या हुआ? वह तो नागेश के पत्र की प्रतीक्षा कर रही थी। पत्र तो नहीं आया लेकिन उसकी मौत का फरमान ज़रूर आया था। उसका दम घुट रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसे जीवित ही दीवार में चुनवा दिया गया हो। चारों ओर से निगाहें उसकी ओर उठती थी, कभी व्यंग्यात्मक और कभी करुणा भरी। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसे अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, ताज़िए ठंडे हो गए, अब तो ज़मीन पर आ जाओ। उसने पलट कर देखा। उसकी सबसे गहरी मित्र रिया हंस रही थी। वह तिलमिला उठी थी लेकिन कुछ ना कहकर वह क्लास में चली गई। वहाँ भी कई सवालिया नज़रें उसे देख रही थीं। धीरे धीरे ये बातें पुरानी हो रही थी। अब उससे कोई भी कुछ नहीं पूछता था। एक रोज़ रिया ने हमदर्दी से कहा, वसुधा, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि तेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। और वह वसुधा से लिपट गई। 6 महीनों बाद ही पापा ने उसका विवाह मृगेंद्र से सुनिश्चित कर दिया और वह विदा होकर अपने पति के घर की शोभा बन गई। विवाह की पहली रात वह सुहाग सेज पर सकुचाई सी बैठी थी। कमरे की दीवारें हल्के नीले रंग की थी। नीले पर्दे पड़े हुए थे। नीले बल्ब की धीमी रोशनी बड़ा ही रोमानी समा बांध रही थी। वह चुपचाप बैठी कमरे का मुआयना कर रही थी कि तभी एक आवाज़ आई, वसु, ज़रा घड़ी उधर रख देना। मृगेंद्र का स्वर सुनकर वह धक से रह गई। खड़ी होकर उसने मृगेंद्र की घड़ी ले ली और साइड टेबल पर रख दी। अब क्या होगा? मृगेंद्र मेरे अतीत को जानने का प्रयास करेंगे। मैं क्या कहूँगी? मौसी ने कहा था, बेटी, पिछले जीवन की कोई भी बात पति को ना बताना। पुरुष शक्की होते हैं। भले ही उनका अतीत कुछ भी रहा हो लेकिन पत्नी के अतीत में किसी और से नज़दीकियां रखना उन्हें स्वीकार्य नहीं होता है। लेकिन मृगेंद्र ने तो कुछ भी तो नहीं पूछा, बस उसके दोनों कंधों से उसे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और स्वयं ही कहने लगे, वसु, मैं यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान का प्रोफेसर हूँ। इतना वेतन मिल जाता है कि अपने लोगों का गुजारा हो जाए। मेरे पास एक पुराने मॉडल की मारुति कार है जो मुझे बहुत प्रिय है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, परंतु कोशिश करूँगा कि तुम्हें सुखी रख सकूँ। मैं थोड़े में ही संतुष्ट रहता हूँ और तुमसे भी यही आशा करता हूँ। वसु हतप्रभ रह गई। यह कैसी सुहागरात है? कोई प्यार की बात नहीं, कोई मान मनोबल नहीं, बस एक छोटी सी आरजू जो मृगेंद्र ने उसे कितने शांत भाव से साफ साफ कह दी, मानो जीवन का सारा सार ही निचोड़ कर रख दिया हो। उसे गर्व हो रहा था। वह डर रही थी कि कहीं अतीत का साया उसके वर्तमान पर काली परछाई ना बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह सब कुछ बिसार कर मृगेंद्र की बाहों में समा गई। उसने अपने आप से एक वादा किया कि अब वह मृगेंद्र की है और संपूर्ण निष्ठा से मृगेंद्र को सुखी रखने का प्रयास करेगी। अब उन दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का अस्तित्व वह सहन नहीं करेगी। पेशे से मृगेंद्र एक मनोवैज्ञानिक थे। शायद इसीलिए उन्होंने उसके मनोभावों को समझकर उसके अतीत को जानने का कोई प्रयास नहीं किया। 2 वर्षों बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जो हूबहू मृगेंद्र की ही परछाई थी। जब उन्होंने उसे अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखें छलक आईं। गदगद होकर बोले, वसु, तुमने बड़ा ही प्यारा तोहफा दिया है। मैं प्यारी सी बेटी ही चाहता था और तुमने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। और उन्होंने वसुधा के माथे पर आभार का एक चुम्बन अंकित कर दिया। उसका नाम रखा वान्या। वान्या के 3 वर्ष की होने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। बड़े प्यार से मृगेंद्र ने उसका नाम कुणाल रखा। अब वह बहुत ही खुश था कि उसका जीवन धन्य हो गया। वह एक सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर रही थी कि उसके जीवन में फिर एक बेटी का आगमन हुआ, मान्या। कुणाल बहुत खुश रहता था क्योंकि उसे एक छोटी बहन चाहिए थी जो उसे मिल गई थी। हंसते खेलते विवाह के 15 वर्ष बीत गए थे कि एक दिन मृगेंद्र के सीने में अचानक दर्द उठा। वह उन्हें लेकर अस्पताल भागी, जहां पहुंचने के कुछ ही क्षणों बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित करते हुए कहा, मैसिव हार्ट अटैक था। अब वह तीनों बच्चों के साथ अकेली रह गई थी। यूनिवर्सिटी के ऑफिस में ही उसे जॉब मिल गई और जीवन फिर धीमी गति से एक लीक पर आ गया। वान्या और मान्या
ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। कुणाल इंजीनियर बन गया था। उसने तीनों बच्चों का विवाह उनकी ही पसंद से कर दिया। तीनों ही खुश थे। वान्या और मान्या दोनों ही मुंबई में थी और कुणाल अपनी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी चला गया था। बच्चों के जाने से घर में चारों ओर एक नीरवता छा गई थी। तीनों बच्चे चाहते थे कि वह उनके साथ रहे, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अब अकेले रहना अच्छा लग रहा था, जैसे जीवन की भागदौड़ से थक गई हो। उसकी सेवानिवृत्ति के 3 वर्ष बचे थे। उसने वीआरएस ले लिया था क्योंकि अब वह नौकरी भी नहीं करना चाहती थी। जो कुछ पूंजी उसके पास थी, उसने साउथ सिटी में 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट ले लिया और अकेले रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। अचानक आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई। वह यादों के भंवर से बाहर आ गई। वह बहुत परेशान थी। शायद हृदय में अभी भी नागेश के लिए कुछ भावनाएं व्याप्त थीं। तभी तो ना चाहते हुए भी उसके विषय में सोच रही थी। क्या यह सच है कि पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता? उसने अपनी अंतरात्मा से प्रश्न किया। हाँ, उत्तर मिला। तो वह क्या करे? क्या नागेश से दोबारा मिलना उचित होगा? कहीं वह कमज़ोर ना पड़ जाए। नहीं नहीं, वह बड़बड़ा उठी। वह क्यों कमज़ोर पड़ेगी? जिसने उसके जीवन के माने ही बदल दिए थे, उस धोखेबाज से वह क्यों मिलना चाहेगी? उसका और मेरा अब नाता ही क्या है? वसु मन ही मन सोच रही थी। उसके मन में फिर विचार आया। एक बार बस एक बार वह उससे मिलकर अपना अपराध तो पूछ लेती। क्या उसने सच में धोखा दिया था या कोई और मजबूरी थी? हूँ, उसकी कुछ भी मजबूरी रही हो, मेरा जीवन तो उसने बर्बाद कर दिया था। फिर कैसा मिलना? वसु के मन में विरोधी विचारधाराएं चल रही थी, लेकिन फिर उसका हृदय नागेश से मिलने के लिए प्रेरित करने लगा। हाँ, उससे एक बार अवश्य ही मिलना होगा। वह अपनी मजबूरी बताना भी चाह रहा था, लेकिन उसने सुनने की कोशिश ही नहीं की। अब उसने सोच लिया कि कल सायंकाल पार्क में जाएगी, जहां शायद उसका सामना नागेश से हो जाए। बेड पर लेटकर उसने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि रात्रि के 2 प्रहर बीत चुके थे, लेकिन नींद अब भी कोसों दूर थी। मन बेलगाम घोड़े की भांति अतीत की ओर भाग रहा था। नागेश, जिसने उसकी कुंवारी रातों में चाहत के अनगिनत सपने जगाए थे। नागेश, जिसके कदमों की आहट उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी। नागेश, जिसकी आंखें सदैव उसे ढूंढती थीं। उसे याद आता है कि एक बार दोपहर में वह सो गई थी कि अचानक ही नागेश आ गया था। माँ ने उसे झकझोर कर उठाया तो वह अचकचा कर दिग्भ्रमित सी इधर उधर देखने लगी। डूबते सूर्य की रश्मियाँ उसके मुख पर अटखेलियाँ कर रही थी। नागेश उसे अपलक देखते हुए बोल उठा। इतना सुंदर सूर्यास्त तो मैंने अब तक के जीवन में कभी नहीं देखा। और उसका चेहरा अबीरी हो उठा था। नागेश, जिसने पहली बार जब उसे अपनी बाहों में लेकर उसके होठों पर अपने प्यार की मोहर लगाई थी, उस चुंबन को वह अभी तक न भूल सकी थी। जब भी वह मृगेंद्र के साथ अंतरंग पलों में होती थी, तो उसे मृगेंद्र की हर सांस, हर स्पर्श में नागेश का आभास होता था। वह मन ही मन में बोल उठती थी, काश इस समय मैं नागेश की बाहों में होती। एक प्रकार से वह दोहरे व्यक्तित्व को जी रही थी। प्रतिपल नागेश एक परछाई की भांति उसके साथ रहता था। जब भी वह नागेश के विषय में सोचती, उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारती। वसु, तू अपने पति से विश्वासघात कर रही है। नहीं नहीं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे रही हूँ। मेरे तन और मन पर मेरे पति मृगेंद्र का ही अधिकार है। लेकिन यदि अतीत की स्मृतियाँ हृदय में फांस बनकर चुभी हुई हों, तो यादों की टीस तो उठेगी ही ना। स्मृतियों के जीने आवरण से अक्सर ही उसे नागेश का चेहरा दिखता था और वह बेचैन हो जाती थी। किंतु जब से मृगेंद्र उसके जीवन से चले गए, वह हर पल हर सांस मृगेंद्र के लिए ही जीती थी। यह सत्य था कि नागेश की स्मृतियाँ उसे झकझोर देती थी, लेकिन मृगेंद्र की शांत आंखें उसके आसपास होने का एहसास दिलाती थी। हर पल उसे कानों में मृगेंद्र की आवाज़ सुनाई देती थी। उसे लगता मृगेंद्र पूछ रहे हैं, क्या हुआ वसु, क्यों इतनी उद्विग्न हो रही हो? मैं तो सदा ही तुम्हारे पास हूँ ना, तुम्हारे व्यक्तित्व में घुला मिला। यह सत्य है कि मृगेंद्र का साया उसके अस्तित्व से लिपटा रहता था। फिर भी वह क्यों नागेश से मिलना चाहती थी, जिसने किसी मजबूरी से ही सही उससे नाता तोड़ा और अब 35 वर्षों बाद उसको अपनी सफाई देना चाहता है। क्या वह पहले नहीं ढूंढ सकता था?
मृगेंद्र के जाने के बाद वह अक्सर ही एक गीत गुनगुनाती थी। तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। किसके लिए था यह गीत? नागेश के लिए, मृगेंद्र के लिए? दोनों ही तो खो गए थे। और हाँ, वह इस भीड़ भरी दुनिया में तन्हाई का ही जीवन व्यतीत कर रही थी। यादों का सैलाब उमड़ घुमड़ रहा था। 15 वर्षों के क्षणिक जीवन में भी मृगेंद्र ने उसे इतना प्यार दिया कि वह सराबोर हो उठी थी। लेकिन कहीं न कहीं आसपास नागेश के होने का एहसास होता था। हालांकि हर बार वह उस एहसास को झटक देती थी, यह सोचकर कि यह मृगेंद्र के प्रति विश्वासघात होगा। मृगेंद्र ने जब अपनी आंखें बंद की तब वह निराश हो उठी। उसके मन में एक आक्रोश जागा। यदि नागेश ने धोखा ना दिया होता तो वह असमय वैरागिनी ना बनी होती और उसकी चाहत नागेश के लिए नफरत में बदल गई। उसे सामने पाकर वह नफरत ज्वालामुखी बन गई। नहीं, मुझे उससे नहीं मिलना है, किसी भी दशा में नहीं मिलना है। वह निर्मोही पाषाण हृदय नफरत का ही हकदार है। यदि वह आएगा भी तो उससे नहीं मिलेगी। मन ही मन में सोच रही थी, लेकिन फिर विरोधी विचार मन में पनपने लगे। आखिर एक बार तो मिलना ही होगा, देखें क्या मजबूरी बताता है। और इस प्रकार आशा निराशा के बीच झूलते हुए रात्रि कब बीत गई पता ही नहीं चला। खिड़की का पर्दा थोड़ा खिसका हुआ था। धूप की तीव्र किरण उसके मुख पर आकर ठहर गई थी। धूप की तीव्रता से वह जाग गई। देखा, दिन के 11 बजे थे। ओहो, कितनी देर हो गई। नित्य क्रिया का समय बीत जाएगा। जल्दी से नहा धोकर उसने मृगेंद्र की तस्वीर के आगे दिया जलाकर हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हुए बोली, मानो उनका आह्वान कर रही होगा। बताइए, मैं क्या करूं? क्या नागेश से मिलना उचित होगा? मैं हाँ ना के दोराहे में खड़ी हूँ। एक मन आता है कि मिलना चाहिए, तुरंत ही विरोधी विचार मन में पनपने लगते हैं। नहीं, अब और क्या मिलना मिलाना। विगत पर जो चादर पड़ गई है समय की, उसको ना हटाना ही ठीक होगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे मृगेंद्र ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ वसु? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी। और फिर मैं तुम्हें कोई भी कदम उठाने से रोकूंगा नहीं। तुम एक बार नागेश से मिल लो, शायद तुम्हारी जीवन नौका को एक साहिल मिल ही जाए। हाँ, यही ठीक होगा, उसने मन में सोचा। दूसरे दिन सायंकाल वह जल्दी से तैयार हुई। अपनी मनपसंद रंग की साड़ी, मैचिंग ब्लाउज पहना, बालों का ढीला ढीला जूड़ा बनाया। अनजाने में ही उसने नागेश के पसंदीदा रंग के वस्त्र पहन लिए थे। आईने में वह खुद को देखकर चौंक उठी। क्यों? यह क्या किया मैंने? क्यों उसी रंग की साड़ी पहनी जो नागेश को पसंद थी? क्या इस प्रकार वह अपने सुप्त प्यार का इजहार कर बैठी? नहीं नहीं, यह तो इत्तेफाक है, उसने खुद को आश्वस्त किया। जब वह पार्क में पहुंची तो नागेश कहीं नजर नहीं आया। वह चारों ओर देख रही थी, लेकिन बेकार। क्या उसने गलती की है यहाँ आकर? क्या वह नागेश को अपनी कमज़ोरी का एहसास कराना चाहती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वह तो नागेश के इसरार करने पर ही यहाँ आई थी। आखिर उनकी बात भी तो सुननी ही चाहिए ना। नागेश को पार्क में ना देखकर वह लौट पड़ी। तभी वसु, नागेश का स्वर सुनाई दिया। वह ठिठक गई, शरीर में एक सिहरन सी हुई। कैसे सामना करे वह उसका? कल तो झिड़क दिया था और आज मिलने आ पहुंची। भला वह क्या सोचेगा? पर वह अचल खड़ी ही रही। नागेश सामने आकर खड़ा हो गया। मिलने आई हो ना? मैं जानता था कि तुम आओगी अवश्य ही, नागेश ने संयत स्वर में कहा। चलो बेंच पर बैठते हैं। और वह निशब्द नागेश के साथ बेंच पर जाकर बैठ गई। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कल और आज में कितना अंतर था। कल वह एक चोट खाई नागिन सी बल खा रही थी और आज नागेश के सम्मोहन में बंधी बैठी थी। दोनों के बीच कुछ पलों का मौन पसरा रहा। फिर नागेश ने ही चुप्पी तोड़ी। वसु, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता। बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में अपने लिए बसी नफरत को यदि किसी प्रकार दूर कर सकूँ तो शायद चैन मिल जाए। 35 वर्ष बीत चुके हैं पर चैन नहीं है। तुम्हें तलाशता रहा कि शायद जीवन के किसी मोड़ पर तुम्हारा साथ मिल जाए, पर असफलता ही हाथ लगी। अब वसुधा चुप नहीं रह सकी। क्यों? आपने विवाह किया होगा, आपके भी बाल बच्चे होंगे, तो फिर चैन क्यों नहीं?
और उस दिन आपने यह क्यों कहा था कि मैं अकेला रह गया हूँ? आपका परिवार तो होगा ही। नागेश ने कातर दृष्टि से उसे देखा। नहीं वसु, विवाह नहीं किया। मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा किसी के लिए कोई भी स्थान नहीं था। फिर क्यों आपने धोखा दिया? वसु ने भरे गले से पूछा। धोखा? हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम्हारी नज़र में ही नहीं, तुम्हारे परिवार की नज़रों में भी मैं धोखेबाज ही हूँ। पर यदि तुम विश्वास कर सको तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। धोखा और क्या होता है नागेश? तुम्हारा पत्र नहीं आया। तुम्हारे पिता ने एक तरफा फैसला सुना दिया, बिना किसी कारण के। यदि विवाह करना ही नहीं था तो सगाई का ढोंग क्यों किया? वसुधा ने तड़प कर कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो। कुछ तो अपराध मेरा भी था। मुझे भी तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, इसके पूर्व कि मेरे पिता का इनकार में पत्र आता। न जाने क्यों मैं कमज़ोर पड़ गया और पिता की हाँ में हाँ मिला बैठा। दरअसल उनके पास पैसा नहीं था और उन्हें दहेज की आशा थी, जो तुम्हारे घर से पूरी नहीं हो सकती थी। उसी समय दिल्ली के एक धनवान परिवार ने जोर लगाया और पिताजी को मनमाना दहेज देने का आश्वासन दिया। पिताजी झुक गए। मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिला बैठा। लेकिन जब विवाह की तिथि निश्चित हुई और ऐसा लगा कि मेरे तुम्हारे बीच में विछोह का गहरा सागर आ गया, हम कभी भी मिल नहीं सकेंगे, तो मैं तड़प उठा और तत्काल ही विवाह के लिए मना कर दिया। भला जो स्थान तुम्हारा था वह मैं किसी और को कैसे दे सकता था? तभी मुझे फ्रंट पर जाने का पैगाम आया और मैं सीमा पर चला गया। मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी। जब मैं लौटा तब तुम्हारे ही किसी परिचित से पता चला कि तुम्हारा विवाह हो चुका है। मैं खामोश हो गया और उसी दिन यह प्रतिज्ञा ली कि अब यह जीवन तुम्हारे ही नाम है। मैं विवाह नहीं करूँगा। समय का इतना लंबा अंतराल बीत चला कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने भी कभी तुम्हारे वैवाहिक जीवन में दखल ना देने की सोच ली थी, इसलिए एकाकी जीवन बिताता रहा। समय की आंधी में हम दोनों दो तिनकों की तरह उड़ चले। मुझे तो तुम्हारे मिलने की भी कोई आशा नहीं थी। कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ और यहाँ एक फ्लैट लेकर रहने आ गया। जीवन का इतना लंबा समय बीत चला कि अब जो कुछ पल बचे हैं उन्हें शांतिपूर्वक बिताना चाहता था कि समय देखो अचानक तुमसे मुलाकात हो गई। नागेश चुप हो गया था। वसुधा के नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे थे। दिल में फंसा हुआ जख्मों का गुबार आंखों की राह बाहर निकलना चाहता था और वह उन्हें रोकने का कोई प्रयास भी नहीं कर रही थी। रात्रि गहरा रही थी। चलो वसु, अब घर चलें, नागेश ने उठते हुए कहा। वसुधा चौंक कर उठी। अक्टूबर का महीना था। हल्की हल्की ठंड थी जो सिहरन पैदा कर रही थी। दोनों उठ खड़े हुए और अपने अपने रास्ते हो लिए। घर आकर वसुधा ने एक सैंडविच बनाया और एक कप चाय के साथ खाकर बेड पर लेटने का उपक्रम करने लगी। आंखें नींद से मूंदी जा रही थीं। बरसों बाद वसुधा का सामना अपने पूर्व प्रेमी नागेश से होता है। वसुधा नागेश की यादों को दफना चुकी थी और बरसों पहले मृगेंद्र से विवाह कर दो बच्चों की मां बन चुकी थी। चारों ओर अथाह जल राशि फैली थी। कहीं किनारा नजर नहीं आ रहा था। वसुधा पानी में घिरी हुई थी। क्या डूब जाएगी? आखिर उसे तैरना भी तो नहीं आता था। वह पानी में हाथ पांव मार रही थी। बचाओ! वह चिल्लाना चाह रही थी किंतु उसकी आवाज़ गले में फंसी फंसी सी लग रही थी। शायद गले में ही घुटकर रह जा रही थी। पर कोई नहीं आया बचाने और अब उसने अपने आप को लहरों के भरोसे छोड़ दिया। जिधर लहरें ले जाएंगी उधर ही चली जाएगी। और वह तिनके की तरह बह चली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। देखें समय का क्या फैसला होता है। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे एक अदृश्य साया सा सामने खड़ा है और अपना हाथ बढ़ा रहा था। वह उस हाथ को पकड़ने की कोशिश करती रही, पर सब बेकार। ट्रीन ट्रीन फ़ोन की घंटी बजी और वह चौंक कर उठ गई। कहाँ गई वह अथाह जलराशि? वह तो डूब रही थी। फिर क्या हुआ? वह तो बेड पर लेटी है। तो क्या यह स्वप्न था? यह कैसा स्वप्न था? लैंडलाइन का फ़ोन लगातार बज रहा था। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया। हेलो, हेलो माँ, मैं बोल रहा हूँ कुणाल। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे हो? तृष्णा का क्या हाल है? डिलीवरी कब तक होनी है? उसने चिंतित स्वर में पूछा। वह ठीक है। इस माह की 25 तारीख तक उम्मीद है, पर आप परेशान मत होना।
सासू माँ प्रसव के समय आ जाएंगी। और हाँ, मेरा प्रोजेक्ट 2 वर्षों के लिए और बढ़ गया है। ओके माँ, बाय, सी यू। कुछ क्षणों तक रिसीवर हाथ में लिए वह खड़ी रही। मन में विचार उठ रहा था, बहू का प्रथम प्रसव है, मैं भी तो आ सकती थी। बेटा, उसने कहना चाहा पर वाणी अवरुद्ध हो गई और वह कुछ भी न बोल सकी। शायद बहुओं को अपनी सास पर उतना भरोसा नहीं रह गया, तभी तो अभी भी माँ का आंचल ही पकड़े रहना चाहती हैं। मृगेंद्र की मृत्यु के बाद किस प्रकार उसने अपने तीनों बच्चों की परवरिश की, यह तो वही ही जानती है। विवाह के तत्काल बाद ही कुणाल तृष्णा को लेकर जर्मनी चला गया था। वसुधा की हसरत ही रही कि घर में बहू के पायल की छन छन गूंजे। सुबह की दिनचर्या निपटाकर उसने कॉफ़ी बनाई कि अकस्मात उसको उलझन सी होने लगी। यह क्या, इस मौसम में पसीना तो आता नहीं। फिर क्या हुआ, उसने कॉफ़ी का एक घूंट भरा, 2 बिस्किट के साथ कॉफ़ी खत्म की। थोड़ा सा आराम मिला, किंतु फिर वही स्थिति हो गई। ऐसा लगा कि उसके सीने में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तब भी नहीं जब मृगेंद्र की मृत्यु हुई थी। तो फिर यह क्या है? क्या हार्ट प्रॉब्लम हो रही है? वह थोड़ा सशंकित हो रही थी। क्या डॉक्टर को दिखाना होगा? हाँ, उसे डॉक्टर की ही सलाह तो लेनी ही पड़ेगी, पर अकेले कैसे जाए? हो सकता है कि रास्ते में तबीयत और ख़राब हो जाए। ऐसे में क्या करे, किसको बुलाए? क्या नागेश को फ़ोन करे? हाँ, यही ठीक होगा। उसने नागेश को फ़ोन मिलाया। हेलो, नागेश का स्वर सुनाई दिया। मैं बोल रही हूँ। उसने इतना ही कहा कि नागेश बोल उठा, वसु क्या बात है, ठीक तो हो ना? नहीं, कुछ तबीयत खराब लग रही है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसने थोड़ा झिझक से कहा। कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। और फ़ोन कट गया। वसुधा ने अपने कपड़े बदले और नागेश की प्रतीक्षा करने लगी। अभी भी उसके सीने में बाईं ओर हल्का हल्का दर्द हो रहा था। गाड़ी का हॉर्न बजा। नागेश आ गया था। डॉक्टर कोठारी अपने नर्सिंग होम में ही थे। बड़े ही मशहूर हार्ट सर्जन थे। जब नागेश वसुधा को लेकर वहां पहुंचा तो डॉक्टर कोठारी ने कहा, आइए कर्नल सिंह, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वसुधा ने कृतज्ञता से नागेश की ओर देखा। कितनी चिंता है इन्हें, मन ही मन सोच रही थी। डॉक्टर कोठारी ने वसुधा का चेकअप किया और चैम्बर से बाहर आए। कर्नल सिंह, 30% ब्लॉकेज है, एंजियोग्राफी करनी होगी। कल आप इन्हें हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर, कहकर नागेश वसुधा को लेकर बाहर आ गया। क्या तुम डॉक्टर कोठारी को पहले से जानते हो? वसुधा ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ, आर्मी में हम लोग साथ में ही थे और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया। हम लोगों की अच्छी मित्रता थी, नागेश ने कहा। घर आकर वसुधा चिंतित हो रही थी कि वह तो अकेली है, कैसे संभालेगी खुद को, कौन देखभाल करेगा उसकी। क्या सोच रही हो वसु, कोई समस्या है? नागेश ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ नागेश, समस्या है। मैं अकेली हूँ, कौन उठाएगा इतनी बड़ी जिम्मेदारी? कुणाल आ नहीं सकेगा, सोचती हूँ बेटियों को ही खबर कर दूँ। वसुधा का चिंतित होना स्वाभाविक था। तुम चाहो तो मैं फ़ोन कर देता हूँ, वैसे तो मैं हूँ ना, अभी तो तुम मेरी ही जिम्मेदारी हो, नागेश ने आश्वस्त करते हुए कहा। वसुधा संकोच के बोझ से दबी जा रही थी। तत्काल ही बोल उठी। नहीं नहीं, मैं ही फ़ोन कर लेती हूँ, आपका फ़ोन करना उचित नहीं होगा, न जाने वे क्या सोचे। नागेश ने आहत नज़रों से उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो वही करो। वैसे मैं सदैव ही तुम्हारे लिए तत्पर रहूँगा, बस एक फ़ोन कर देना, हिचकिचाना नहीं। मैं वही नागेश हूँ। और नागेश चला गया। वसुधा थोड़ी शर्मिंदा हो गई। वह तो मेरा इतना ख्याल रख रहा है और मैं अभी भी उससे परायेपन का बोध करा रही हूँ। वसुधा ने वान्या को फ़ोन मिलाया। बड़ी देर तक टू टू की आवाज़ आती रही। फिर उसने बड़े दामाद रोहित को फ़ोन किया। फ़ोन लग गया। हेलो, आवाज़ आई। हाँ बेटा रोहित, मैं बोल रही हूँ वसुधा। वान्या का फ़ोन नहीं लग रहा। क्या बात हो सकती है मम्मी जी? मैं तो इस समय मीटिंग में हूँ, आप वान्या को दोबारा फ़ोन मिला लीजिए। और फ़ोन कट गया। अब वसुधा ने मान्या को फ़ोन मिलाया। हाँ माँ, कैसी हो? पता है माँ, मैं और दीदी अपने परिवार के साथ यूरोप जा रहे हैं पूरे 1 माह के लिए। छुट्टियाँ वहीं बिताएंगे। बात दरअसल यह है माँ कि रोहित जीजाजी और मेरे प्रति मृणाल अपने अपने व्यवसाय में काम करते हुए थक गए हैं, कुछ दिन आराम करना चाहते हैं।
सोचा था 1 सप्ताह के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन थोड़ा चेंज भी तो ज़रूरी है। हाँ, आप बताएं, कोई ख़ास बात है जो इस समय फ़ोन किया? क्यों बेटा, क्या तुमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? उसने कहना चाहा, पर प्रकट में बोली, बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने के लिए कल एडमिट होने को कहा है। मैं तो अकेली हूँ, कैसे मैनेज करूँगी? एक पल को मान्या चुप रही, फिर बोली, माँ, डॉक्टर से कहो कि किसी प्रकार दवाओं से 1 माह कट जाए तो ठीक होगा, तब तक हम लोग लौट आएंगे। बड़ी मुश्किल से यह प्रोग्राम बना है, कैंसिल करना मुश्किल है। मृणाल तथा रोहित जीजाजी बड़े ही एक्साइटेड हैं। आप समझ रही हैं ना? हाँ बेटा, मैं सब समझ रही हूँ। तुम लोग अपना प्रोग्राम खराब ना करो, वसुधा ने आहत स्वर में कहा। अब अब क्या करें? क्या नागेश से ही मदद लेनी होगी? शायद यही ठीक होगा। और उसने नागेश को फ़ोन मिला दिया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के तत्काल बाद ही उसका इलाज शुरू हो गया। 4 घंटे की लंबी प्रक्रिया के बाद उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। दूसरे दिन उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उसे कुछ पता भी नहीं चला कि सब कुछ कैसे हुआ। जब होश आया तब उसने नागेश को अपने बेड के पास आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए अध लेटे देखा। बड़ा ही मासूम लग रहा था। थकान तथा चिंता की लकीरें चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसका एक हाथ उसके हाथ पर रखा था। उसने धीरे से नागेश के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। नागेश चौंक कर उठ गया। क्या हुआ वसु? तबीयत अब कैसी लग रही है? बेचैनी थी उसके स्वर में। यह वसुधा ने भी महसूस किया। वसुधा यह सोच सोच कर अभिभूत हो रही थी कि नागेश न होते तो क्या होता। संतानों ने तो अपना अपना ही देखा, माँ का क्या होगा इससे किसी को मतलब नहीं। वह कृतज्ञता से दबी जा रही थी। 3 दिन वह हॉस्पिटल में रही और इन 3 दिनों में नागेश ने उसकी सेवा में दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। चौथे दिन वह नागेश के सहारे ही वापस आई। बेहद कमज़ोरी आ गई थी। नागेश ने हर तरह से उसकी सेवा की। इलाज के दौरान जो भी व्यय होता रहा, नागेश ने खुशी खुशी उसे वहन किया। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह प्रायश्चित कर रहा हो। जब वसुधा पूरी तरह स्वस्थ हो गई तब नागेश ने उसकी देखभाल के लिए एक नर्स का इंतज़ाम कर दिया और उससे विदा मांगी। वसुधा का मन न जाने कैसा कैसा हो रहा था। उसके जी में आता था कि दौड़कर नागेश को रोक ले। उसने बेड से उठने का उपक्रम किया, किंतु तब तक नागेश जा चुका था। वह चुपचाप बैठी सोचने लगी, कहीं वह नागेश को दोबारा खो तो नहीं रही है। नहीं, इतने वर्षों के विछोह के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद नागेश उसे मिला है। अब वह उसे दूर नहीं जाने देगी। लेकिन वह उसे किस अधिकार से रोक सकती है? नागेश की आंखों में उसके लिए चाहत साफ साफ दिखती थी, पर प्रकट में उसने कुछ भी नहीं कहा। तो क्या हुआ? तेरी इतनी सेवा उसने की, क्या यह उसका प्यार नहीं था? हाँ, प्यार तो था, पर मुझे अपनाएंगे ही, इसका क्या भरोसा? और फिर हमारी शादी वाली उम्र भी तो नहीं। वह खुद ही बोल उठी। सायंकाल नागेश फलों का जूस लेकर आया। उसका हालचाल पूछा और अपने हाथों से उसे जूस पिलाया। तभी वसुधा ने उसका हाथ थाम लिया। क्यों इतनी सेवा कर रहे हो? छोड़ दो ना मुझे अकेले। यह तो मेरा प्रारब्ध है, कोई क्या कर सकता है? नागेश के होठों पर हल्की सी स्मित आई। तत्काल ही बोल उठा, कौन कहता है कि तुम अकेली हो? जब तक मैं हूँ तुम अकेली नहीं होगी वसु। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो हम अपने रिश्ते को एक नाम दे दें। थोड़े विराम के बाद वह धीमे से बोला, वसु, क्या मुझसे विवाह करोगी? वसुधा चौंक उठी। विवाह? इस उम्र में? नहीं नहीं नागेश, समाज हमें जीने नहीं देगा। लोगों को बातें बनाने का अवसर मिल जाएगा। मैं भी लोगों की नज़रों में गिर जाऊंगी और फिर स्वयं मेरे बच्चे भी मेरा ही नाम धरेंगे। क्या तुम समाज की इतनी परवाह करती हो? क्या दिया है समाज ने तुमको? अकेलापन, अवसाद, त्रासदी। क्या एक स्त्री को जीने के लिए ये 3 सहारे हैं? क्या तुम्हें हंसने का, खुश रहने का अधिकार नहीं है? और शादी केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं की जाती। एक उम्र आती है जब हर व्यक्ति को एक साथी की ज़रूरत होती है, और इस समय मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी ज़रूरत है। यदि हाँ कर दो तो शायद हम बीते हुए पलों को नए रूप में जी सकेंगे। यह सच है कि 35 वर्षों पूर्व का बीता हुआ समय
लौट कर नहीं आ सकेगा, पर आगे जो भी समय है हम उसे भरपूर जिएंगे। तुम कहते हो बच्चे तुम्हारा ही नाम धरेंगे, तो ज़रा सोचो तुमने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, क्या क्या तकलीफ़ें नहीं उठाईं, और जब तुम्हारा समय आया तब सब ने मुंह फेर लिया। अब उन्हें अपना अपना परिवार ही दिख रहा है। उनकी दृष्टि में तुम्हारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। तुम उनको व्यवस्थित करने का एक साधन मात्र थी। मैं तुम्हें बच्चों के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जीवन की वास्तविकता दिखा रहा हूँ। यह समाज ऐसा ही है और तुम्हारे बच्चे भी इससे परे नहीं हैं। उनकी निगाहों में तुम एक आदर्श माँ हो, जिसने जीवन की सारी समस्याओं का अब तक अकेले सामना करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया, जो कि तुम्हारा कर्तव्य भी था। किंतु उन्हें यह याद नहीं कि उनका भी कुछ कर्तव्य है। उन्हें तुमको ग्रांटेड समझ लिया। तुम्हारी अपनी क्या इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तथा उनसे तुम्हारी क्या अपेक्षाएं हैं, उन्हें किसी भी चीज़ से सरोकार नहीं। हो सकता है कि वे लोग तुम्हें माँ का दर्जा दे रहे हों, परंतु इससे क्या तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं दमित हो जानी चाहिए? बच्चे भी इसी समाज का अंग हैं। समाज से परे वे कुछ भी नहीं सोच सकते। वैसे तुम चाहो तो अपने बच्चों से सलाह कर लो, देखो वे लोग क्या राय देते हैं। कहकर नागेश थोड़ा दुखी होकर चला गया। वसुधा ने कुणाल को फ़ोन मिलाया। उसका फ़ोन टूं टूं कर रहा था। उसने कई बार फ़ोन मिलाया, बड़ी देर बाद फ़ोन लग ही गया। हेलो। कुणाल का स्वर थोड़ा खींचा हुआ था। क्या हुआ माँ, इस समय क्यों फ़ोन किया? स्वर से स्पष्ट था कि उसे इस समय वसुधा का फ़ोन करना पसंद नहीं आया था। बेटा, बात यह है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। एंजियोग्राफी हुई है, 1 सप्ताह बीत गया। अब ऐसा लग रहा है कि अकेले रहना मुश्किल है। किसी न किसी को तो मेरे पास होना ही चाहिए। वह तो एक परिचित थे जिन्होंने बहुत मदद की और अभी भी एक नर्स एंगेज कर रखी है। ठीक किया। देखो माँ, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है और अब अपना ध्यान स्वयं रखना होता है। वान्या दीदी तथा मान्या भी अपने परिवार के साथ यूरोप टूर पर जा रही हैं। वे दोनों भी नहीं आ पाएंगी। अपना ख्याल रखना, और हाँ, उन सज्जन को मेरा हार्दिक धन्यवाद कहना जिन्होंने तुम्हारी इतनी सहायता की। फ़ोन कट गया। वसुधा स्तब्ध थी। ये मेरी संतानें हैं जिनके लिए मैंने अपने किसी सुख की परवाह नहीं की। मृगेंद्र की मृत्यु के समय वह एकदम ही युवा थी। बहुतों ने उससे विवाह करने के लिए कोशिश की, पर वह अपने बच्चों को छोड़कर नहीं रह सकती थी और 3-3 बच्चों के साथ उसे कोई स्वीकार भी नहीं करता। सो वह अपने बच्चों के लिए ही जीती रही। किंतु क्या मिला उसे? आज बच्चों को इतनी फुर्सत नहीं है कि वे माँ का ख्याल रख सके। वसुधा को ऐसा लगता है कि उसका वह स्वप्न, जिसमें वह अथाह जल राशि में तिनके की तरह बह रही थी और अदृश्य साया उसको थामने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, क्या उसे आज की परिस्थितियों की ओर ही इंगित कर रहा था? और वह हाथ जो किसी अदृश्य साय का था, शायद वह नागेश का ही था। हाँ, अवश्य ही वह नागेश ही रहा होगा। अब वह निर्णय लेने की स्थिति में आ गई थी। सब ने उसे मूर्ख समझा, ठीक है, लेकिन अब वह और मूर्ख नहीं बनना चाहती। उसका भी अपना जीवन है, उसकी भी अपनी हसरतें हैं जिन्हें अब वह पूरा करेगी। यदि बच्चों को उसकी आवश्यकता होगी तो वे स्वयं उसके पास आएंगे। और उसने उसी क्षण एक निर्णय ले लिया। उसने नागेश को फ़ोन मिलाया। हेलो। नागेश का स्वर सुनाई दिया। दरवाजे की घंटी बजी। नर्स ने द्वार खोला। नागेश ही था। क्या हुआ वसु? क्या तबीयत खराब लग रही है? डॉक्टर को बुलाएं। चिंता उसके हर शब्द में भरी हुई थी। नागेश, कोर्ट कब चलना होगा? अब रुकने से कोई लाभ नहीं। मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए, बस, और कुछ नहीं। वसुधा का स्वर भर भर आ रहा था। और बच्चे? नागेश ने कहा। उन्हें बाद में सूचित कर देंगे, वसुधा ने दृढ़ता से कहा। ओ वसु! भावातिरेक में नागेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी तपस्या सफल हुई। अब हम अपना शेष जीवन भरपूर जिएंगे, कहकर नागेश ने वसुधा का झुका हुआ चेहरा ठुड्डी पकड़कर उठाया। दोनों की आंखें आंसुओं से लबरेज थीं और नागेश की आंखों से टपक कर आंसू की 2 बूंदें वसुधा की आंखों में बसे आंसुओं से मिलकर एकाकार हो रही थीं और वसुधा नागेश की अमरलता बनकर उससे लिपटी हुई थी। अब उनके सामने एक नया क्षितिज बाह पसारे खड़ा था। दोस्तों,
आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।